स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के इस टॉपिक में बात करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। यह नेशनल पेंशन स्कीम की मैं खूबियों को नहीं गिना रहा हूं, बल्कि यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आंकड़ों में प्रदर्शित हो रहे हैं कि आने वाले समय में ये केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए एक झटका हो सकता है, जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना का मांग को जिनके द्वारा उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो एम्प्लॉय हैं, जो 1 जनवरी 2004 के बाद इस नई पेंशन सिस्टम जिसे एनपीएस कहते हैं जो कवर हुए हैं, तो 2004 से लेकर 2024 के बीच में यह एनपीएस कहाँ पे ठहरा हुआ है, यह एनपीएस में क्या बदलाव हुए हैं, क्या एनपीएस ओपीएस की राह पे आगे बढ़ सकता है, क्योंकि एनपीएस में भी इतने सारे पैसे जमा हो चुके हैं और आने वाले समय में संभावना है कि एक बहुत बड़ा फंड प्रोवाइडर के रूप में एनपीएस काम कर रहा है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो आप जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपसे संबंधित यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो प्रदर्शित अलग अलग प्लेटफॉर्म पे किए गए हैं। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सुझाव कमेंट में लिखिएगा। भारत की पेंशन सिस्टम को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा भारत की पॉपुलेशन। भारत की पॉपुलेशन में लगभग 10% अभी भारत में 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं और एक आंकड़ों में अनुमान है कि 2050 तक ये 2.5 गुना आंकड़े बढ़ जाएंगे। यानी भारत में आने वाले समय में लगभग 25% जो आबादी होगा वह वृद्धों का हो जाएगा और भारत में इस वृद्धों की आबादी को संचालित करने के लिए बस एक ही मांग है कि आप जो अगर एम्प्लॉय है तो एक ही मांग है कि हमें पुरानी पेंशन योजना से कवर किया जाए। लेकिन इन सब बातों को कैसे इस रिपोर्ट के तहत इग्नोर किया जा सकता है या इग्नोर किया जा रहा है, इस विषय को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस मुद्दे को हम इसलिए उठाएं क्योंकि आपका अवेयरनेस एनपीएस पर होना ज़्यादा जरूरी है, ताकि समझ सके कि एनपीएस में किस तरीके के फंड को यहाँ पे बड़ा बनाया जा रहा है। यानी 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगा। ओपीएस की मांग चल रहा है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से अगर बात करें तो मैक्सिमम एम्प्लॉय खुश नहीं है। एनपीएस से अगर बात करें तो एनपीएस ओपीएस की राह पे बढ़ ही रहा था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाया गया। दो बातें अगर एनपीएस में आ जाते, एक मुख्य रूप से जीपीएफ अकाउंट इससे संबंधित हो जाता और दूसरा अगर यहाँ पे एनपीएस में जो में एश्योर्ड पेंशन की जो बात की जा रही थी अगर दे दी जाती तो आने वाला समय में एनपीएस भी ओपीएस बन सकता था। लेकिन एनपीएस ओपीएस बनने से तो रह गया, लेकिन कर्मचारियों के सर थोपा गया यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये कितना सही है कितना गलत है आगे फिर किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज की इस चर्चा में एनपीएस से संबंधित बातों को ही देखेंगे। भारत का पेंशन बाजार भारत के जीडीपी का 3% योगदान देता है। अगर बात करें कुछ अन्य देशों की तुलना में तो जो सबसे बेहतर पेंशन प्रणाली पर जो काम करने वाला देश है वह जापान है। अगर बात करें कि एक बहुत बड़ा जो अपने देश का अंश जो है, देश का एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का जो पार्ट है वह यूरोपियन देश पेंशन भोगियों पर कवर करता है, लेकिन भारत के लिए ये दुर्भाग्य है कि भारत की पेंशन भोगियों में जीडीपी का 3% हिस्सेदारी है। अब यहाँ पे ये जीडीपी के मसला को अगर हम छोड़ दें और आगे चलें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में जो भी पेंशन प्रणाली काम कर रहे हैं, चाहे वो ईपीएस 95 है या ओपीएस है, एनपीएस है, यूपीएस है या एपीवाई है, बहुत सारे स्कीम भारत में पेंशन प्रणाली पर काम कर रहे हैं और लगभग 19% भारत की जनसंख्या को पेंशन से कवर किया जा रहा है। अलग अलग पेंशन योजनाओं में सबसे बड़ा पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम बनने जा रही है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेशनल पेंशन स्कीम के पास आने वाले समय में लगभग 2030 में यानी 5 वर्षों के बाद पूरे पेंशन फंड का, यानी भारत में जितने पेंशन फंड संचालित है उनमें से 25% अमाउंट एनपीएस के पास हो जाएगा। 118 लाख करोड़ रुपया एनपीएस में 2030 तक अनुमान है कि जमा हो जाएंगे। और ये जो आप एनपीएस को देख रहे हैं तो एनपीएस की ये जो आंकड़े जो प्रदर्शित हो रहे हैं 118 लाख करोड़, 2004 में जब एनपीएस आया तो 2004 से लेकर 2019 तक कोई बेहतर स्थिति में एनपीएस नहीं था, लेकिन 2019 से लेकर 2024 के बीच में एनपीएस जो है विगत 5 वर्षों में बहुत अच्छा ग्रोथ कर गया। क्यों ग्रोथ किया इस चीज को भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कि एनपीएस में निजी क्षेत्र का जो एएमयू है वह पिछले 5 वर्षों में 26.8% वृद्धि के साथ लगभग 84,814 करोड़ रुपया से बढ़कर 2,78,102 करोड़ रुपया हो गया, जो एनपीएस फंड को बहुत बड़ा बनाने जा रहा है। अगर इस एनपीएस फंड को बहुत बड़ा बनाया जाएगा तो क्या आने वाले समय में
भारत में जो पेंशन का मुद्दा आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है? क्योंकि अभी हमने चर्चा किया कि जो 10% वृद्धों की आबादी है, ये बढ़कर आने वाले समय में लगभग 25% तक आंकड़े बहुत जल्द जाने वाले हैं। दूसरा यहाँ पे एक और कारण क्या है कि भारत में जो जीवन प्रत्याशा है, यानी औसत जीवन जीने की जो आयु है, वह उसमें भी 20 वर्षों की वृद्धि देखी जा सकती है। यानी जब 60 वर्ष से ऊपर एक लंबे समय के लिए लोग अपने जीवन को संचालित करेगा, तो उसके लिए उसको चाहिए कि एक बेहतर पेंशन फंड, और इस बेहतर पेंशन फंड को बनाने में एनपीएस जो है वह एक आने वाले समय में एक अच्छा रोल निभाएगा। हम इसलिए एनपीएस के बारे में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सरकार जो है वो ओपीएस के बारे में सोच ही नहीं रही है, और कंटिन्यू जो है अलग अलग यूनियन कर्मचारियों के द्वारा ओपीएस की मांग उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस तरीके से ओपीएस की मांग को दरकिनार कर दिया जा रहा है कि आप दो ही मुद्दे पर अगर एम्प्लॉय हैं तो उलझ जाइए, या तो यूपीएस पर और नहीं तो एनपीएस पे। यूपीएस को हम इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, लेकिन उससे बेहतर हम एनपीएस को बनाए रखेंगे। अब आपके लिए संशय होगा कि किस फंड मैनेजर को चुने, यूपीएस को चुने या एनपीएस को चुने। यहाँ पे इस तरीके के अगर आंकड़े आ रहे हैं अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि एनपीएस इतना बड़ा फंड होगा, तो लोग सोचेंगे कि आने वाले समय में हो सकता है कि एनपीएस में हमें और बेहतर रिटर्न मिले, तो यूपीएस को भी नहीं चुनेंगे, एनपीएस में ही रह जाएंगे। और ओपीएस की मांग आने वाले नए जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन लोगों के लिए ये मांग कहीं धीरे धीरे कमजोर न होने लगे। तो इस तरीके के मुद्दे को इसलिए ही हम इस वीडियो में ज़्यादा उठा रहे हैं, क्योंकि ताकि आने वाले समय में कुछ अवेयरनेस के साथ इसमें कुछ बदलाव किया जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एनपीएस है, इसके इतना मार्केट में इसका ग्रोथ करने के पीछे कारण क्या हुआ है। अगर एक तरफ आंकड़ों पर बात करेंगे तो एक आंकड़ा प्रदर्शित हुआ था जिसमें कहा गया था कि 2013-14 से लेकर 2024-25 के बीच में भारत में बैंक में डिपॉजिट की संख्या प्रतिशत लगभग 66% से घटकर 44% हो गया है। लगभग 22% बैंक डिपॉजिट में कमी देखा गया है पिछले एक दशक में। अब ये जो 22% का डिपॉजिट है, ये अब बैंक में न जाकर ये मार्केट में ही रह रहा है। अब इस बीच में क्या हुआ कि कहा जा रहा है कि भारत के लोगों ने अटल पेंशन योजना को 6.2 करोड़ अभी लोग उसमें इनरोल हैं। अगर बात करें तो लगभग 23 लाख लोग एनपीएस में हैं। केंद्रीय कर्मचारी 90 लाख राज्य कर्मचारी हैं। ईपीएस में बात करें तो लगभग करोड़ों की संख्या में, वहां भी 6-7 करोड़ का आंकड़ा ईपीएस 95 में आता है। भारत की पॉपुलेशन में लगभग अगर जितने सारे केंद्र सरकार के द्वारा पेंशन संचालित हो रहे, उसमें 19% जो जनसंख्या है वो पेंशन की ओर बढ़ गई है। अब यहाँ पे एक चीज को जरा देखिएगा कि हाल ही में जो वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमन है, जिन्होंने 2024 में एक एनपीएस में भी एक और एनपीएस वात्सल्य योजना को यहाँ पे लॉन्च किया है। अब इसका इतना देख सकते हैं, एनपीएस वात्सल्य को सरकार इतने बेहतर तरीके से समझा दिया कि बहुत कम समय में अगर बात करें तो लगभग 86,000 से भी अधिक ग्राहकों को एनपीएस वात्सल्य ने आकर्षित कर लिया है। यानी एनपीएस को इतना लोक लुभावना बनाने की कोशिश किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, सरकार की अलग अलग स्कीमों को इसमें जोड़कर, कि आने वाले समय में एनपीएस को ही सबसे बेहतर पेंशन योजना कहीं समझा न जा सके। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, खास करके उन लोगों के लिए जो 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र या राज्य में जिनकी नियुक्ति हुआ है, यानी जो राज्यों में भी नई पेंशन स्कीम से कवर हैं या केंद्र में जो कवर हैं। इस तरीके के अगर जो डेटा पेश किए जा रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो इस डेटा से आने वाले समय में क्या समझा जा सकता है कि ओपीएस की जो है वह जो लॉ जो जली हुई है वह कहीं धीमा न पड़ जाए। तो यह एक महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है। एक तरफ एनपीएस फंड में पैसे की बढ़ोतरी होना एक अच्छा है, और दूसरे तरफ जो केंद्रीय और राज्य कर्मचारी हैं उनकी आकांक्षाओं को दरकिनार करना भी एक गंभीर केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए खामियाजा हो सकता है। आने वाले फिर किसी वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सुझाव आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।